बच्चों, फोर्थ लेसन फिजिक्स का गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में हमने कल की वीडियो में पढ़ाया था धारा मापी के बारे में। और धारा मापी यानी कि चल कुंडल धारा मापी, और समझाया था कभी जो निष्कर्ष निकल कर आया था प्रूफ होने के बाद कि धारा मापी में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के समानुपाती होती है। यानी कि जब कुंडली में धारा बहती है तो कुंडली घूमती है, उस पर पॉइंटर लगा होता है, यानी कि कुंडली घूमी, पॉइंटर में विक्षेप हुआ, या जो स्प्रिंग है उसमें ऐंठन उत्पन्न हुई। तो जो विक्षेप या ऐंठन वो सब एक ही बात है। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि जब धारा मापी चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, उसमें धारा बहती है, तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है जिस कारण वो घूमती है। और निष्कर्ष निकल कर आया था कि धारा मापी में बहने वाली धारा उस विक्षेप के समानुपाती होती है। तो बच्चों, अब आता है टॉपिक इसी का, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों, सुग्राह्यता का मतलब क्या है? सुग्राह्यता का मतलब है कि धारा मापी से धारा के मान को अच्छे से शुद्धता से मापना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध माप कैसे ले सकते हैं, यानी कि हम शुद्धता को कैसे बढ़ा सकते हैं, धारा मापी की शुद्धता को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अच्छे से माप, शुद्ध माप ज्ञात करने के लिए हैं हम क्या करेंगे बच्चों? पहले हम डिफाइन करते हैं धारा मापी की धारा सुग्राह्यता। बड़ा सिंपल सी बात है कि जब कुंडली में धारा बहती है, कुंडली में धारा बहती है तो क्या होता है, उसमें विक्षेप होता है, कुंडली घूमती है। तो बड़ा सिंपल परिभाषा कि धारा मापी में एकांक धारा प्रवाहित होने पर, जब एकांक धारा प्रवाहित होने पर कुंडली में जो विक्षेप होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं भाई? धारा मापी की धारा सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों, इसे हम IS से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई कि एकांक धारा के कारण जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे ही हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। नोट्स में मैंने परिभाषा लिख रखी है, तो देखिए बच्चों भाई, हम इसे IS से नोट करते हैं भाई। IS, आई हम करंट को I से नोट कर देते हैं, तो करंट सेंसिटिविटी IS लिख दिया। डेफिनेशन है, धारा मापी में एकांक धारा बहने पर जो विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो बच्चों, मैंने बताया है कि जिसके आगे एकांक लग गया उसके एक का मान निकालने के लिए उसे डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो एकांक धारा प्रवाहित करने के लिए यानी कि I से डिवाइड कर दिया। जो विक्षेप होगा, अब विक्षेप को हमने कल फाई से नोट किया है, तो बच्चों देखो ये फाई, तो IS इक्वल टू फाई अपॉन आई। परिभाषा सिंपल हो गई, यहाँ अपनी भाषा में बनाकर लिख सकते हैं कि भाई धारा मापी में कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर जो विक्षेप उत्पन्न होता है उसे हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। होगी परिभाषा। तो बच्चों देखो, कल हमने आई का मान निकाला था फाई के पदों में, आई का मान कल फाई के पदों में निकाला था। तो वो आई की वैल्यू है पुट कर देते हैं, ये हम जानते हैं, इससे पहले वीडियो हम निकाल चुके हैं। तो आई इक्वल टू सी फाई अपॉन एन ए बी, सी फाई अपॉन एन ए बी। तो बच्चों, अगर आई की वैल्यू में लगा दूं यहाँ पर, तो देखो क्या निकल कर आएगा भाई? IS इक्वल टू फाइव, और आई की वैल्यू हो जाएगी सी फाइव अपॉन एन ए बी। बच्चों, ये फाइव से फाइव कैंसिल, और ये अपॉन में है, या इंटू लगा दो, पलट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी। अर्थात IS इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। तो बच्चों, ये जो धारा सुग्राह्यता है धारा मापी की, वो किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है कि भाई किन किन बातों पर निर्भर कर रही है। तो बच्चों, एन ए बी अपॉन सी, एन क्या है यहाँ पर? कुंडली में तार के फेरों की संख्या, क्योंकि ये धारा सुग्राह्यता देखो एन और ए और बी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती है।
और जो सी है, जो ऐंठन नियतांक था, जिस पदार्थ का स्प्रिंग बना होता है भाई, हर पदार्थ के स्प्रिंग की ऐंठन अलग अलग हो सकती है, कोई और सॉफ्ट होगा, कोई हार्ड होगा, तो उसका ऐंठन नियतांक है। तो बच्चों देखो यहाँ कुंडली में हम फेरों की संख्या बढ़ा करके धारा सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। ए कुंडली के तल का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा करके हम धारा सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। बी चुंबकीय क्षेत्र का मान है, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा करके भी हम धारा सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। और सी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद क्रमानुपाती है, अर्थात सी को घटा करके, यानी हम ऐसा पदार्थ कोई लें जिसमें ऐंठन कम हो, तो इसका मान, सी का मान कम करके धारा सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम धारा मापी की धारा सुग्राह्यता बच्चों बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से धारा मापी की है वोल्टेज सुग्राह्यता है। तो बच्चों धारा मापी की धारा सुग्राह्यता अब है देखो वोल्टेज सुग्राह्यता। मैं लिखता हूं धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता। तो बच्चों वोल्टेज सुग्राह्यता की भी परिभाषा बिल्कुल सेम ऐसी ही बनेगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ करंट, धारा मापी यानी कि गैलोमीटर। तो बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर बड़ा सिंपल परिभाषा, जो सेम डेफिनेशन इसकी। यहाँ एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप, अब यहाँ पर वोल्टेज है, तो बच्चों वही परिपथ में या कुंडली में कुंडली विक्षेप होता है। तो कुंडली के दो सिरे, तार को लपेटा हमने, एक सिरा ये एक सिरा ये, कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा, तो हम कहेंगे कुंडली के सिरों के बीच जो वोल्टेज है, विभवांतर है, उसके एकांक वोल्टेज में जो उत्पन्न विक्षेप होगा, एकांक वोल्टेज के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा मापी की वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो वोल्टेज सुग्राह्यता तो बच्चों हम इसे BS से नोट कर देते हैं। तो यहाँ भी देखो 5 अपॉन, और मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पर V, यानी कि परिभाषा क्या है, एकांक वोल्टेज सिरों के बीच, कुंडली के सिरों के बीच एकांक वोल्टेज के कारण उत्पन्न विक्षेप को हम वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। परिभाषा हो गई। तो बच्चों देखो V, अगर कुंडली का प्रतिरोध R है तो ओम के नियम से V इक्वल टू IR। देखो 5 अपॉन V इक्वल टू IR। I की वैल्यू हम जानते हैं भाई, कल हमने प्रूव किया है इससे पहले वीडियो में, तो C5 अपॉन NAB। देखो I की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो BS और ये 5 और I की वैल्यू है बच्चों भी C5 अपॉन NAB इंटू R। और जो 5 से 5 कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखो VS इक्वल टू NAB अपॉन CR, या देखो ये NAB अपॉन C, ये हो गया भी IS। तो इसे हम देखो IS यानी कि धारा सुग्राह्यता अपॉन R ऐसे भी सकते हैं। तो बच्चों देखो वोल्टेज सुग्राह्यता भी किसकी बात पर डिपेंड करती है भाई, कि फेरों की संख्या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, यानी कि फेरों की संख्या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर वोल्टेज सुग्राह्यता बढ़ जाती है। और अपॉन C यानी कि C को कम करने पर भी बढ़ेगी, R कम करने पर बढ़ेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हम धारा मापी की धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता ज्ञात कर लेते हैं। एग्जाम में आता है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो इतना फॉर्मूला ड्राइव करके ये, और हम लिख सकते हैं कि इन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों अब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, भी इसी से संबंधित है, वो धारा मापी से ही संबंधित है बच्चों। तो हम धारा मापी के बारे में इतना जान चुके हैं कि भाई जब धारा मापी में धारा बहती है तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। अगर अधिक धारा उत्पन्न होगी तो अधिक विक्षेप, अधिक कुंडली घूम जाएगी, पॉइंटर अधिक ज़्यादा विक्षेपित हो जाएगा, इस फ्रेम में अधिक ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। तो कल ये प्रूफ कर चुके थे भाई कि I प्रोपोर्शनल टू 5, ये कल हम प्रूफ कर चुके थे धारा मापी के लिए। तो बच्चों धारा मापी का यही कॉन्सेप्ट आगे बहुत ही हमारे व्यवहार में काम में आने वाला है। क्या हम घरों में उपकरण यूज करते हैं भाई, कि कई बार वोल्टेज कम आता है, कभी कहें इसमें बैटरी सारी, कभी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, इससे धारा कम निकल रही है। तो बच्चों अब बात ये आती है कि भी किसी भी प्रतिरोध में धारा बह रही है, लेकिन वो धारा का मापन कैसे करें, कितनी धारा बह रही है, पर्वत के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है कितना, कैसे मापन करें।
तो उस दोनों चीज़ों को, धारा को और वोल्टेज को मापने के लिए ये धारा मापी ही प्रयुक्त की जाती है, धारा मापी ही काम में लाते हैं। धारा मापी से ही हम परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, और धारा मापी से ही परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। जब धारा मापी से धारा ज्ञात करते हैं तब उस धारा मापी को ही हम एमीटर कहते हैं, अमीटर। और जब धारा मापी से हम दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज ज्ञात करते हैं तब उस धारा मापी को ही हम वोल्ट मीटर कहते हैं। अब बात ये आती है बच्चों कि वो धारा मापी एमीटर के रूप में, यानी कि धारा नापने के रूप में भी काम आती है, वोल्ट मीटर के रूप में अर्थात वोल्टेज नापने काम आती है। तो भाई कैसे, तो देखो अलग अलग अब डिफाइन करते हैं। तो आज बताते हैं बच्चों धारा मापी एमीटर के रूप में। देखिए तो हेडिंग बच्चों भाई धारा मापी अमीटर, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। तो बच्चों धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, ठीक है ना। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर, यानी धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बात समझ में आ गई बच्चों। तो अब हम देखो धारा मापी को एमीटर के रूप में कैसे कन्वर्जन करें, कैसे रूपांतरण करें, यानी कि हम धारा मापी से धारा को कैसे माप सकते हैं। तो देखो बच्चों धारा मापी को एमीटर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए, क्योंकि हम धारा नाप रहे हैं, तो बच्चों हमने इससे पहले दो चीज़ें पढ़ाई थी एक बार कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, श्रेणी क्रम में के धारा का मान समान रहता है, एक ही मान रहता है, और समांतर क्रम में धारा बट जाती है। तो बच्चों हमें तो धारा ज्ञात करनी है, तो जिस प्रतिरोध में धारा ज्ञात करनी है, जिस परिपथ में धारा ज्ञात करनी है, उसमें हम अमीटर को उसके श्रेणी क्रम में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें धारा नापनी है और धारा श्रेणी क्रम में समान रहती है। तो जिस पहली बात तो याद रखेंगे कि जिस परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करनी होती है उस परिपथ में हम एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। अब बात यह आती है कि भाई धारा मापी को हम एमीटर के रूप में कैसे चेंज करें, कैसे परिवर्तित करें। तो इसके लिए क्या है बच्चों, इस धारा मापी को, धारा मापी में यानी गैल्वेनोमीटर में एक अपनी एक कुंडली होती है, कुंडली का अपना एक प्रतिरोध भी होता है, ठीक है ना। तो अब पूरा भाई धारा उस धारा मापी से गुजरे, इसलिए हम उसे एमीटर रूप में लगाते हैं। लेकिन धारा का मान कहीं बहुत अधिक अगर होता है तो कुंडली को कोई क्षति ना पहुंचे, कुंडली को कोई हानि ना हो, इसलिए हम उस एमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध यानी छोटा प्रतिरोध, कम प्रतिरोध एक लगाते हैं, यानी एक कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं उसके समांतर क्रम में। उस निम्न प्रतिरोध को कहते हैं बच्चों शंट। क्या कहते हैं? शंट। देखो मैं फिगर बना के बता रहा हूँ, फिर बताता हूँ उसके बारे में। मान लीजिए ये परिपथ है कोई, इस परिपथ में ये आई धारा आ रही है बच्चों, किसी परिपथ में आई धारा आ रही है, हमें इस धारा का मापन करना है तो हमें एमीटर को इसके श्रेणी क्रम में लगाना है। अब एमीटर क्या है, एमीटर को हम कैसे बनाते हैं वो चीज बता रहे हैं। तो एमीटर बच्चों ये एक कुंडली है भाई, धारा मापी, धारा मापी में क्या है, गैल्वेनोमीटर में क्या है, एक कुंडली तो है। तो बच्चों लोगों ये एक कुंडली है, ये मैंने ये एरो लगा दिया, कुंडली में जो विक्षेप होता है भाई, तो उस विक्षेप ये संकेत दिखाएगा, कुंडली घूमेगी विक्षेप होगा। तो ये बच्चों धारा मापी है। मान लिया धारा मापी का जो प्रतिरोध है गैल्वेनोमीटर, तो मैं जी से नोट करता हूँ भाई, इसका प्रतिरोध जी है। अब बच्चों ये धारा का मान अधिक होगा तो जिससे कुंडली क्षतिग्रस्त ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसके समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है, तो एक इतना कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं। वे कम प्रतिरोध क्यों लगाते हैं बच्चों? क्योंकि कम प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट कम, प्रतिरोध का मतलब रुकावट, बहुत कम रुकावट होगी तो जो धारा यहाँ से आएगी उसका अधिकांश भाग उस प्रतिरोध से गुजर जाएगा।
बहुत कम भाग इससे गुजरेगा, जिससे हमारी कुंडली क्षतिग्रस्त होने से बचेगी। तो हम अधिक से अधिक धारा का मापन भी कर सकते हैं। देखो कैसे, तो बच्चों इसके समांतर क्रम में हमने एक ये प्रतिरोध लगा दिया। देखो ये की है, ये ठीक है ना। तो ये शंट है, शंट का प्रतिरोध एस मान लिया मैंने। तो शंट का समझ गए, ये बहुत कम प्रतिरोध तार है। तो जितना हम कम लेंगे उतनी इसमें ज्यादा धारा गुजरेगी और बच्चे कुछ धारा इससे गुजरेगी। तो जो धारा यहाँ से आएगी वो बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद बच्चों यहाँ के फिर आई धारा, अपना जो धारा है वही धारा प्राप्त हो जाएगी। तो मान लीजिए भाई यहाँ जो धारा आई आ रही है, इसका एक सूक्ष्म भाग इसमें प्रवेश कर रहा है और इसमें प्रवेश कर लिया हमने, चलो आई जी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की कुंडली है तो धारा मापी में गैल्वेनोमीटर जी, तो आई जी लिख दिया मैंने कि भाई इसका आई जी भाग इसमें प्रवेश कर रहा है। तो बच्चों आई का आई जी भाग इसमें प्रवेश कर गया तो धारा बचेगी कितनी, अब शेष धारा वो इसमें प्रवेश करेगी, आई माइनस आई जी। तो यहाँ धारा बची बच्चों आई माइनस आई जी, तो ये बची हुई धारा वो इसमें बचेगी, ठीक है ना। ये पूरा एमीटर कहला रही है बच्चों, ये हो गया एमीटर। तो ये धारामापी था। अब ये बात समझ में आ गई बच्चों के एमीटर को धारामापी के रूप में प्रयुक्त करने के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं कि इसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लगा देते हैं जिसे शंट कहते हैं। अब इतना करने पर ये एमीटर बन गया, ये धारामापी एमीटर बन गया। यानी कि अब इसे जिस परिपथ की हमें धारा ज्ञात करनी है उस परिपथ में हमें देखो इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ये पूरा एक एमीटर है इतना, और इसके देखो हमने श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए बच्चों आगे, मान लिया भाई इसमें आई धारा, इधर आई माइनस आई जी और ये शंट। बच्चों जब धारा यहाँ से गुजरेगी देखो ये, तो ये जो धारामापी का प्रतिरोध जी है और इसके समांतर क्रम में शंट लगा हुआ है, यानी कि शंट का प्रतिरोध एस है, ये दोनों समांतर क्रम में है। और हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो इन सरों के बीच इस कुंडली में बहने वाली धारा है और ये प्रतिरोध है इसका, इसके सरों के बीच भी विभवांतर और इसके सरों के बीच भी विभवांतर कैसा रहेगा, समान रहेगा। जब समान रहेगा बच्चों तो देखो यही कॉन्सेप्ट से हम इस शंट का मान निकालेंगे कि धारा मापी को किस रेंज का बनाए हम, कि किस यानी कितना प्रतिरोध का हम शंट लगाए यहाँ पर, जिससे हम धारा मापी की जो मापने की क्षमता है वो घटा और बढ़ा सकते हैं। लोग कैसे बच्चों, तो इन दोनों सरों पर विभवांतर कैसा होगा, समान होगा। तो मैं लिख देता हूँ विभवांतर क्या होता है ओम के नियम से, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर का मतलब क्या हुआ बच्चों भाई, I इसमें बहने वाली धारा, R का मतलब प्रतिरोध। तो देखो इसमें धारा कितनी भरी है, आई जी, और प्रतिरोध कितना है, G, क्योंकि इसके सरों के बीच विभवांतर हो गया भाई V इक्वल टू आई आर। तो I R था मतलब इसका प्रतिरोध इक्वल टू इसके सरों के बीच विभवांतर समान होगा, इसलिए मैं इक्वल लिख रहा हूँ। तो बच्चों भाई इसमें धारा कितनी है, I माइनस आई जी, और इसका प्रतिरोध S। तो देखो दोनों के सरों के बीच विभवांतर समान कर दिया। यहाँ तो बच्चों इस S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इक्वल टू आई जी अपॉन I माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। और देखो ये आ गया बच्चों भाई एक फार्मूला। इससे क्या है बच्चों, हम भाई हमें धारा मापी से 100 एम्पियर तक की धारा मापनी है, 50 एम्पियर तक की धारा मापनी है किसी पर, या 200 एम्पियर तक की धारा मापनी है। तो हमें धारा मापी को किस रेंज का बनाना है भाई, कहीं जहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े कारखाने वहाँ बहुत अधिक धारा, तो वहाँ धारा मापी अधिक रेंज का बनाया जाएगा, यानी अधिक प्राइस का बनाया जाएगा। और हमारे घरों में मान लीजिए भाई कम धारा प्रयोग उपकरण जो कम धारा चलते हैं तो कम रेंज का बनाया जाएगा। तो वो रेंज डिपेंड करती है बच्चों शंट पर, ठीक है ना। तो शंट का मान जितना हम धारा को नापते हैं उसी हिसाब से उस प्रतिरोध का मान होगा जो शंट जो लगाते हैं कम प्रतिरोध वाला। तो शंट का मान निकालने के लिए भाई धारा मापी किस रेंज की है, ये फॉर्मूला आ गया कि धारा मापी में तो भाई इतनी धारा बहनी चाहिए, इसका प्रतिरोध क्या है, इसमें से घटाने के बाद ये गहराई और उसे कैलकुलेशन करेंगे तो एस का मान आ जाएगा।
ठीक है नहीं। मान लीजिए अब हमें है कि 100 एम्पीयर धारा मापी, तो आई का मान 100 लगाइए। धारा मापी का प्रतिरोध जी जो भी हमें ज्ञात होगा, उसमें धारा कितनी भरी है कभी इतनी, और ये कैलकुलेशन करके निकालेंगे भाई, जो भी कैलकुलेशन आएगी कि इतने प्रतिरोध को शून्य लगा दीजिए, तो भाई धारा मापी इस रेंज की प्राप्त हो जाएगी हमें। तो बच्चों समझ में आ गया हम धारा मापी को एमीटर के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, कभी धारा मापी को एमीटर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए हम धारा मापी के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार लगाते हैं। तो बच्चों इसे शंट कहते हैं। तो ये समांतर क्रम में हम अगर इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो समांतर क्रम में बच्चों तुल्य प्रतिरोध की फॉर्मूला ये बनता है 1/R = 1/R1 1/R2। इससे जो इसका परिणामी प्रतिरोध निकल कर आएगा इस पूरे पर्पज का बच्चों, वो क्या आएगा, इन दोनों प्रतिरोध से कम होगा, इनसे भी दोनों से कम होगा। ठीक है ना। जब कम होगा बच्चों, प्रतिरोध घट जाएगा, तो अधिक से अधिक धारा गुजरेगी, और जब अधिक से अधिक धारा गुजरेगी यानी जो हमारी धारा आ रही है, कायदे में भाई पूरी धारा इससे प्रवाहित हो, तब पूरा मान सही आएगा। तो बच्चों पूरी धारा गुजरने के लिए कुंडली का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। इस कुंडली का प्रतिरोध घटाने के लिए ही इसके समांतर क्रम में हम एक शंट लगाते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो बात क्लियर हो रही है। यानी धारामापी को एमीटर के रूप में प्रयुक्त करने के लिए है हमें जो समांतर क्रम में हम एक प्रतिरोध लगाते हैं उसका मान कम से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो एक आदर्श धारामापी बनाने के लिए धारामापी का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। भाई धारामापी का प्रतिरोध 0 होगा तो पूरी धारा गुजर जाएगी कुंडली से, इसके सरों के बीच पूरी धारा गुजरेगी और हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, आज के लिए।